हेलो एंड नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने माय स्मार्ट गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ लूसेंट सामान्य ज्ञान को लेकर हम आए हैं और उसका एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, लूसेंट सामान्य ज्ञान में हम हिस्ट्री की सीरीज़ पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा पॉलिटी की सीरीज़ भी कंटिन्यू है। अभी हम इस वीडियो में जियोग्राफी के सेकंड क्लास के बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे, यानी कि जियोग्राफी का एक टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पर हम लूसेंट को रटने से अच्छा समझकर लूसेंट को पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। आज की इस सीरीज़ में हमने सौरमंडल वाले सेकंड टॉपिक को लूसेंट से लिया है। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो हम कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट, आगे वीडियो लंबा है, आप ध्यान से उसको पढ़िए और जो हो सके तो अपने नोट्स भी प्रिपेयर करते चलिए। दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो आपको इस वीडियो में समझने को मिलेंगी। तो आइए चलते हैं। चलने से पहले यदि आप पहली बार माय स्मार्ट गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही इस वीडियो में जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आते हैं या जो डाउट आता है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं आज की इस क्लास को। इस क्लास में सबसे पहले हम बात करें आज के इस नए टॉपिक को, जो कि है सौरमंडल। सौरमंडल मतलब हमारे सोलर सिस्टम को कंप्लीट पढ़ेंगे, जिसमें हम सूर्य से लेकर जो भी ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह या उल्कापिंड हैं उन सभी के बारे में देखेंगे। तो स्टूडेंट, सौरमंडल के बारे में यदि हम समझें तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतु, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं, सोलर सिस्टम कहते हैं। यानी कि जो हमारा सूर्य है, जो हमारी मिल्की वे आकाशगंगा है, उसमें जो हमारा सूर्य है उसके चारों ओर जो भी ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड या जो भी आकाशीय पिंड उसकी परिक्रमा कर रहे हैं, वो सारे ग्रह, उपग्रह, आकाशीय पिंड मिलाकर जो बनता है वो है हमारा सौरमंडल, यानी कि सोलर सिस्टम, जिसे हम सौर परिवार भी कहते हैं। सौरमंडल में सूर्य का प्रभुत्व है। इसका मतलब है सौरमंडल में जो सबसे बड़ा भाग है, जो सबसे बड़ा सौर परिवार का हिस्सा है वो सूर्य है, क्योंकि सौरमंडल निकाय के कुल द्रव्यमान का 99.999% द्रव जो है वो सूर्य में निहित है। सौरमंडल के समस्त ऊर्जा का भी स्रोत हमारा सूर्य है। आप समझ सकते हैं कि सौरमंडल इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जितना भी द्रव सौरमंडल में यदि व्याप्त है उसमें 99.99% जो हिस्सा है वो सूर्य का है। इसके अलावा हमारे सौरमंडल में जो भी एनर्जी किसी भी ग्रह, उपग्रह या फिर अन्य जो पदार्थ हैं उनको प्राप्त होती है वह सूर्य के द्वारा ही प्राप्त होती है। सौरमंडल के बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले जुड़वा, दोस्तों इस चीज़ को आप समझेंगे, सौरमंडल के बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले जुड़वा पिंडों के एक समूह को प्लेनेमस कहा जाता है। ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि प्लेनेमस किसे कहा जाता है। आप सीधा आंसर देंगे कि सौरमंडल के बाहर, हमारे सौरमंडल से बाहर जो जुड़वा पिंडों का एक समूह है उसे प्लेनेमस कहा जाता है। अब दोस्तों, सौरमंडल का संपूर्ण प्रभुत्व जो है वो सूर्य में निहित है, इसलिए सूर्य को हम कंप्लीट पढ़ेंगे। सूर्य सौरमंडल का प्रधान है, यानी कि वही हम कहेंगे कि सोलर सिस्टम या फिर सौर परिवार का जो मुखिया है वो कौन है, सूर्य है। यह हमारी मंदाकिनी मतलब हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला के एक केंद्र, दुग्ध मेखला जो है उसके केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने पर स्थित है। पर इसको हम इस तरीके से समझेंगे, जो हमारी आकाशगंगा है उसका आकार कैसा है, सर्पिलाकार है। आकाश में हमारा सूर्य जो है हमारी आकाशगंगा के एक कोने पर स्थित है। कहाँ से, केंद्र से, और केंद्र से इस कोने के बीच की दूरी कितनी है, 30,000 प्रकाश वर्ष दूर। और इसके अलावा जो सूर्य है वह आकाशगंगा के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। यह दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर यानी कि 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा करता है। इसका परिक्रमण काल
केंद्र के चारों ओर एक बार घूमने में लगभग 25 करोड़ वर्ष होता है, यानी कि सूर्य 250 मिलियन वर्ष लगाता है एक परिक्रमा पूरा करने में, जिसे ब्रह्मांड वर्ष यानी कि कॉस्मोस ईयर बोला जाता है। कॉस्मोस ईयर्स यानी कि सूर्य की आकाशगंगा के केंद्र की ओर एक परिक्रमा को बोला जाता है। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। पूर्व से पश्चिम की ओर घूमने का मतलब है सूर्य की जो घूर्णन जो साइड है, जो दिशा है, वो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका मध्य भाग 25 दिनों में तथा ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक घूर्णन पूरा करता है। दोनों भागों का घूर्णन अलग अलग है। इसके अलावा सूर्य की यदि हम बात करें तो सूर्य में कौन कौन सी गैसें निहित हैं और सूर्य उन गैसों के कारण सूर्य को क्या कहा जाता है, एक गैसीय गोला। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन सर्वाधिक 71% भाग में स्थित है, यानी कि हाइड्रोजन का जो पार्ट है वो 71% है और सेकंड नंबर पर जो गैस आती है 26.5% वो है हीलियम गैस। इसके अलावा अन्य तत्व सूर्य पर 2.5% हैं। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है। वैसे तो क्रोड हर जो ग्रह है उसके केंद्रीय भाग को कहा जाता है, पर क्रोड का तापमान सबसे अधिक 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है। यह प्रश्न स्टूडेंट कभी भी पूछा जाता है कि सूर्य के क्रोड का तापमान यह निश्चित है 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा सूर्य की जो बाहरी सतह है, सूर्य के बाहर वाला भाग, उसका तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। स्टूडेंट, एक साइंटिस्ट थे हैंसवेथ ने प्रूव किया था कि यदि सूर्य की सतह का तापमान 10⁻7 डिग्री सेल्सियस जब होता है तो उसके केंद्र पर, देखिए क्या बताया था कि 10⁻7 डिग्री तापमान पर सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक, यानी कि 4 हाइड्रोजन के नाभिक, हाइड्रोजन की मात्रा सर्वाधिक है सूर्य पर 71% आप देख चुके हैं। तो 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर क्या करते हैं, एक हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं। 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम के नाभिक का निर्माण कर रहे हैं, तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहा जाता है और नाभिकीय संलयन अभिक्रिया ही सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत होती है। यानी कि सूर्य पर यदि आपसे पूछा जाए कौन सी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तो आप कह सकते हैं नाभिकीय संलयन। सूर्य की दीप्तमान सतह को प्रकाश मंडल यानी कि फोटोस्फीयर कहा जाता है। दीप्तमान सतह मतलब जो चमकीला भाग है सूर्य का, जो चमकता हुआ हमें दिखाई देता है, उसे फोटोस्फीयर कहते हैं। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते, यानी कि फोटोस्फीयर का जो कोने वाला भाग है वह प्रकाशमान नहीं होता, क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। यानी कि सूर्य का वायुमंडल जो है ये जो किनारे वाले भाग के प्रकाश का अवशोषण कर लेता है, इसलिए ये चमकीले नहीं होते। इसे वर्णमंडल कहते हैं। यह लाल रंग का होता है, इसलिए हमें सूर्य कैसा दिखाई पड़ता है, लाल रंग का दिखाई पड़ता है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट कहा जाता है। आप समझ रहे होंगे कि इस तरीके से जब सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य का हमें कोई भाग नहीं दिखाई पड़ता, सारा सूर्य काला दिखाई पड़ता है, पर जो उसकी बाहरी सतह जो दीप्तमान रहती है कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ती है, उसे सूर्य किरीट कहा जाता है। उसका कारण है कुछ इस तरीके से एक सूर्य के मुकुट की भांति चमकता हुआ दिखाई पड़ना, उसे सूर्य किरीट या सूर्य मुकुट कहा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट से ही प्रकाश की प्राप्ति होती है, यानी कि जब पूरा सूर्य ग्रहण लगता है तो जो किरीट है वही केवल चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य की उम्र, ये भी आपको समझने की ज़रूरत है। सूर्य की भी एज है, यानी कि सूर्य की उम्र कितनी है, 5 बिलियन वर्ष। इसका मतलब है सूर्य 5 बिलियन वर्ष तक जिस स्थिति में है लगभग उस स्थिति में रहेगा 5 बिलियन वर्ष तक। यदि आप लोग 5 मिलियन वर्ष से ज़्यादा जिंदा रहेंगे तो उसके बाद आपको सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा। दोस्तों, भविष्य में हमारा सूर्य जो है वह कब तक ऊर्जा देता रहेगा, तो 10⁻11 वर्ष तक। यानी कि सूर्य की उम्र तो 5 बिलियन वर्ष है, तब तक इसमें नाभिकीय संलयन या फिर जिस स्थिति में है वह तब तक रहेगा, लेकिन अंत समय तक भी वह 10⁻11 वर्ष तक प्रकाश हमें देता रहेगा। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना मिनट लगता है, तो 8 मिनट 16 सेकंड लगता है सूर्य के प्रकाश को हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में। इसके अलावा सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर, सौर ज्वाला मतलब सूर्य पर जो ज्वालाएं उठती हैं, सूर्य की उत्तरी ध्रुव पर उठने वाली ज्वाला को ऑरोरा
बोरियोलिसिस कहा जाता है और दक्षिणी ध्रुव पर उठने वाली जो ज्वाला हैं उन्हें ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव पर जो ज्वाला होती हैं यानी कि सूर्य के उत्तरी ध्रुव पर जो उठती हुई ज्वाला का भाग है वो ऑरोरा बोरियोलिस कहलाता है और दक्षिणी ध्रुव पर जो भाग है वो ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहलाता है। इसके अलावा सूर्य के धब्बे, जिसे चलते हुए गैसों के खोल कहा जाता है, का तापमान आसपास के तापमान से 1500 डिग्री कम होता है। यानी कि सूर्य के धब्बों का तापमान 1500 डिग्री आसपास के तापमान से कम होता है। सूर्य के धब्बों का एक पूरा चक्र 22 वर्षों का होता है, यानी कि पहले 11 वर्षों तक यह धब्बा बढ़ता रहता है और आने वाले अगले 11 वर्षों तक यह धब्बा घटता है। जब सूर्य सतह पर धब्बा दिखलाई पड़ता है तो उस समय हमारी पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात यानी कि मैग्नेटिक स्टॉर्म आते हैं, मैग्नेटिक तूफान आते हैं। इससे चुंबकीय सुई की दिशा भी बदल जाती है। यानी कि हमारी पृथ्वी पर चुंबकीय सुई की दिशा के बदलने का कारण है सूर्य के कारण जो मैग्नेटिक स्टॉर्म आते हैं वो, जिसके कारण रेडियो टेलीविज़न जो कि मैग्नेटिक ट्रांसमिशन होते हैं वो मशीनों में गड़बड़ी आ जाती है, यानी कि संचार साधनों में व्यवधान उत्पन्न होता है। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि सूर्य का व्यास कितना है। हमारे सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है, जो कि हमारी पृथ्वी से 110 गुना बड़ा है। सूर्य हमारी पृथ्वी का 110 गुना है, यानी कि इतना बड़ा है। हमारी 110 पृथ्वियाँ लग जाएंगी क्योंकि 12,756 किलोमीटर जो है हमारी पृथ्वी का व्यास है और सूर्य का व्यास है 13,92,000 किलोमीटर। इसके अलावा सूर्य की यदि हम बात करें तो कंप्लीट जितना भी सूर्य का टेम्परेचर है उसका केवल हमें 2 अरबा हिस्सा ही मिल पाता है। यानी कि जो वर्तमान में हम गर्मी फील करते हैं वह सूर्य के 2 अरबे हिस्से को ही फील कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, ब्रह्मांड के बारे में प्रारंभ में क्या दृष्टिकोण था और वर्तमान में क्या दृष्टिकोण है, इसको अब जब आप पढ़ेंगे इस पॉइंट में तो आपको प्रारंभ और वर्तमान के दृष्टिकोण के बारे में पता चलेगा। दोस्तों, प्रारंभ में पृथ्वी को ही अगर हम बात करें, प्रारंभ में पृथ्वी को ही संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था। यानी कि ऐसा कहा जाता था कि सभी आकाशीय पिंड जो हैं वो किसकी, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। यानी कि इस सिद्धांत को कहा गया था जियोसेंट्रिक थ्योरी, यानी कि भूकेंद्रीय सिद्धांत, यानी कि जो पृथ्वी है वही ब्रह्मांड का केंद्र है। इसके बाद यदि हम बात करें, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्लॉडियस टॉलमी, जो कि मिस्र के एक खगोल शास्त्री थे और 140 ईस्वी में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। इसके बाद पोलैंड के खगोल शास्त्री निकोलस कोपरनिकस ने 1473-1543 में यह बताया कि सूर्य ही ब्रह्मांड का केंद्र है तथा ग्रह सभी जो भी ब्रह्मांड में ग्रह हैं वह इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। यानी कि अब सूर्य का सिद्धांत आ गया। इसे सूर्य केंद्रीकरण सिद्धांत कहा जाता है, यानी कि हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। पहले क्या था? जियोसेंट्रिक थ्योरी। बाद में इसको क्या कहा गया? सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। यानी कि भूकेंद्रीय सिद्धांत के बाद दृष्टिकोण बदला और आगे चलकर लगभग 15वीं सदी में सूर्य केंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। इसके बाद 16वीं शताब्दी में टाइको ब्रह के सहायक जोहानेस केपलर, नॉर्मली आप जी केपलर के नाम से जानते हैं, केपलर ने ग्रही कक्षाओं के नियम की खोज की, परंतु इनमें भी सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र कहा जाता है। नॉर्मली हम इस पॉइंट को पढ़ते हैं कि जो ग्रहों के कक्षाओं के नियम की खोज किसने की थी, ग्रहों की गति के सिद्धांत किसने दिए थे, तो आप इसको पढ़ेंगे केपलर ने। पर केपलर भी जो थे वह सूर्य को ही ब्रह्मांड का केंद्र मानते थे। इसके बाद 20वीं शताब्दी के आरंभ में जाकर हमारी मंदाकिनी की तस्वीर स्पष्ट हुई। यानी कि तब पता चला कि जो पृथ्वी है, जो सूर्य है, उसकी एक अलग आकाशगंगा है। सूर्य को इस मंदाकिनी के एक सिरे पर अवस्थित पाया गया। यानी कि सूर्य उस मंदाकिनी का भी केंद्र नहीं है, वह भी सौरमंडल, वह भी हमारी आकाशगंगा के कोने पर है। इस प्रकार सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र होने का गौरव जो था वह समाप्त हो गया। ना ही पृथ्वी ना ही सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, ये मालूम पड़ा। और वर्तमान में ये स्थिति है कि सूर्य केवल सौरमंडल का ही केंद्र है। आगे हम बात करते हैं सौरमंडल के विभिन्न पिंड।
तो अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ, जो कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के नाम से जाना जाता है, इसके प्राग सम्मेलन में पिंडों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। पहली श्रेणी थी परंपरागत ग्रह। परंपरागत ग्रह मतलब बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। इन 8 ग्रहों को परंपरागत ग्रहों की श्रेणी में रखा। इसके बाद प्लूटो, चेरोन, सेरस और यूवी 313 को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। इससे पहले 2006 से पहले प्लूटो जो था वह परंपरागत ग्रहों में ही आता था। दोस्तों, इसके अलावा तीसरी जो श्रेणी है ग्रहों की वो है लघु सौरमंडलीय पिंड। लघु सौरमंडलीय पिंड मतलब जिसमें धूमकेतु, उपग्रह और अन्य छोटे छोटे खगोलीय पिंड भी आते हैं। ग्रह क्या है? ग्रह बेखगोलीय पिंड हैं जो निम्न शर्तों को पूरा करते हैं, यानी कि ग्रह बे पिंड हैं जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल होता है जिससे वह गोल स्वरूप का ग्रहण करते हैं। इसके अलावा उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो, यानी कि उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की भीड़भाड़ ना हो। साथ ही साथ ग्रहों की उपयुक्त परिभाषा INU के प्राग सम्मेलन 2006 में तय की गई। ग्रह की इस परिभाषा के आधार पर प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया। इसके फलस्वरूप परंपरागत ग्रह अब 9 से ना होकर 8 रह गए। यम को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। दोस्तों, ग्रहों के भी 2 भाग हैं। ग्रहों को 2 भागों में बांटा गया है, 2 श्रेणियों में। एक कहलाते हैं पार्थिव ग्रह या फिर आंतरिक ग्रह, इंग्लिश में इनको टेरेस्ट्रियल या फिर इंटरप्लानिट कहा जाता है। दूसरे हैं बृहस्पति या फिर बाहम ग्रह। दोस्तों, पार्थिव ग्रह किसे कहा जाता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को पार्थिव ग्रह कहा जाता है क्योंकि यह नॉर्मली हमारी पृथ्वी के आसपास हैं, यानी कि जिन ग्रहों को पृथ्वी से साधारणतः देखा जाता है उन्हें पार्थिव ग्रह कहा जाता है। इसके अलावा जो पृथ्वी से दिखाई नहीं देते, पृथ्वी से दूरस्थ स्थित हैं, उन्हें बृहस्पति या फिर बाहम ग्रह कहा जाता है, जिसमें बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण हैं। यानी कि प्रारंभिक 4 ग्रह पार्थिव ग्रह हैं और अंतिम 4 ग्रह जो हैं वो आंतरिक ग्रह हैं, यानी कि बाहम ग्रह हैं। आगे मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र, शनि, ये 5 ग्रह हैं जिनको नंगी आंखों से देखा जाता है। देखिए यहाँ पर हमने पृथ्वी नहीं ली क्योंकि इन्हें पृथ्वी से ही डायरेक्ट देखा जा सकता है। तो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, इन 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है बिना किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किए। इसके अलावा नॉर्मली हम बात करते हैं आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है। तो आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। यानी कि आकार में पृथ्वी जो है 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, आकार में पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। इसके अलावा सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। नेक्स्ट यदि हम बात करें घनत्व के अनुसार, सबसे अधिक जो घनत्व वाला ग्रह है वो शनि है और सबसे कम घनत्व जो है शुक्र है। यानी शुक्र का घनत्व इतना है कि यदि इसको हम पानी में डालें तो यह तैरेगा, यानी कि जल के घनत्व से भी कम घनत्व वाला ग्रह है कौन सा? शुक्र। इसके अलावा सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है? तो सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित ग्रह कौन सा है? बुध। इसके बाद शुक्र पृथ्वी के नज़दीक है, फिर पृथ्वी आती है, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण और सबसे अंत में जो ग्रह है वो वरुण है। यानी कि सूर्य के सबसे नज़दीक बुध है और सूर्य से सबसे दूरस्थ ग्रह कौन सा है? वरुण है। इसके अलावा द्रव्यमान सबसे अधिक बुध का है और सबसे न्यूनतम जो द्रव्यमान है वह बृहस्पति का है। यानी कि द्रव्यमान के अनुसार सबसे कम द्रव्यमान वाला ग्रह बुध है और सबसे अधिक द्रव्यमान वाला ग्रह बृहस्पति है। वैसे इन चीज़ों को इतना ज़्यादा आपसे डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट, परिक्रमण काल के अनुसार सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा कौन करता है? तो जो ग्रह सूर्य के जितने ज़्यादा नज़दीक होगा, तो बुध अभी आपने देखा सबसे ज़्यादा नज़दीक है, तो बुध ग्रह सबसे जल्दी सूर्य की परिक्रमा करेगा और जो ग्रह सबसे ज़्यादा दूर है वो सबसे ज़्यादा समय में सूर्य की परिक्रमा करेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बुध
फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और अंत में जो एक परिक्रमा पूरी करेगा। परिक्रमण काल वो होता है जिससे कि किसी भी ग्रह पर एक वर्ष कंप्लीट होता है। घूर्णन काल वो होता है जिससे किसी भी ग्रह पर एक दिन कंप्लीट होता है, जिसे परिभ्रमण काल भी कहते हैं। जैसे कि हम बात करें सबसे जल्दी परिभ्रमण काल किस ग्रह का है तो बृहस्पति का है, और सबसे देर में किस ग्रह का है, शुक्र ग्रह का। शुक्र ग्रह को सबसे ज़्यादा समय अपने अक्ष पर घूमने में लगता है और बृहस्पति को सबसे कम समय अपने अक्ष पर घूमने में लगता है। तो अपने अक्ष पर झुकाव के आधार पर ग्रहों का क्रम क्या है? अपने अक्ष पर झुकाव के आधार पर ग्रहों का क्रम, तो सबसे अधिक झुका हुआ ग्रह कौन सा है? अरुण ग्रह। अरुण ग्रह अपने अक्ष पर इतना झुका हुआ है कि इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी जो है वह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसी प्रकार अरुण अपने अक्ष पर इतना झुका हुआ है जिसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। दोस्तों, अरुण, शुक्र को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों का घूर्णन एवं परिक्रमण दिशा एक ही है। जो ग्रह, इस बात को आप अच्छे से समझें, जो ग्रह जिस डायरेक्शन में परिक्रमा करता है उसी डायरेक्शन, उसी दिशा में अपने अक्ष पर घूमता है। तो अरुण और शुक्र ग्रह, इनकी परिक्रमण जो डायरेक्शन है वह अन्य सभी ग्रहों की अपेक्षा अलग है। शुक्र एवं अरुण का घूर्णन जो है क्लॉकवाइज है, जो कि मैंने आपको बताया था पूर्व से पश्चिम, जो कि सूर्य की भी दिशा है। इसके अलावा सभी ग्रह जो हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर घूमने के कारण ही दिन जो है वो पूर्व से निकलता है और डूबता जो है वो पश्चिम में है, क्योंकि पश्चिम से पूर्व की ओर इनका ग्रहों का घूर्णन भी होता है और परिक्रमण भी होता है। तो स्टूडेंट, हमने अभी तक इन ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों के बारे में पढ़ा। अब हम एक एक करके सभी ग्रह जो कि सूर्य से नज़दीक हैं, सूर्य से दूरस्थ हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि हम समस्त सौरमंडल के जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, उनको डिटेल में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम जो ग्रह आता है वह है बुध। एक एक करके हम इन पॉइंट को पढ़ते जाएंगे और जो भी डाउट होता है वो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लें। आपको कुछ समझ में नहीं आता है, सबसे पहले हम बात करें बुध ग्रह। बुध को मरकरी कहा जाता है। बुध ग्रह हमारे सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। जैसा मैंने बताया था, जो नज़दीक है वह सबसे पहले सूर्य की परिक्रमा करता है। सूर्य के नज़दीक ग्रह होने के कारण यह सूर्य से निकलने के 2 घंटे पहले भी दिखाई पड़ता है, यानी सूर्य निकलने से 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है बुध ग्रह। इसके अलावा यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी कि सैटेलाइट जीरो हैं। इसका सबसे विशिष्ट गुण है इसमें होना चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड वाला ग्रह कौन सा है तो बुध ग्रह करेंगे। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करता है क्योंकि सूर्य के सबसे नज़दीक है और सौरमंडल में सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह कहलाता है। ये चीज़ आप एक समझ सकते हैं स्टूडेंट कि सबसे ज़्यादा नज़दीक जो है वो सबसे कम समय में परिक्रमा करेगा और सबसे ज़्यादा कक्षीय गति भी उसी की है। इसके अलावा यहाँ दिन में तापमान अति गर्म होता है और रातें बर्फीली होती हैं, यानी कि इसका तापमान यदि आप बात करें सभी ग्रहों में सबसे अधिक 600 डिग्री सेल्सियस है। बुध ग्रह का तापांतर सभी ग्रहों में कितना है? 600 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखना, जहाँ पर दिन में तो बहुत अधिक तापमान हो रहा है, कितना हो रहा है? दिन में 427 डिग्री तक तापमान हो रहा है और रातें ठंडी हो जाती हैं माइनस में 173, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 600 डिग्री सेल्सियस आ जाता है। यदि आपसे पूछा जाए सबसे अधिक तापांतर वाला ग्रह है, देखिए ताप अलग होता है, तापांतर अलग होता है, तो सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। नेक्स्ट यदि हम बात करें शुक्र ग्रह की, तो स्टूडेंट शुक्र यह पृथ्वी का निकटतम है, इसलिए यदि हम बात करें यह पृथ्वी का निकटतम है, सबसे चमकीला है और सबसे गर्म है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है, गर्म होने के साथ साथ इसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। इसके अलावा सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में दिखाई देता है और सुबह में पूर्व की दिशा में दिखाई पड़ता है। यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चक्रण करता है। जो मैंने आपको बताया था कि अरुण और शुक्र ग्रह हैं जो किस डायरेक्शन में, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से अपनी परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी की इसे भाग्नि ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसका घनत्व जो है, आकार जो है और इसका व्यास है, व्यास लगभग 12,000, ठीक है आप आगे पढ़ेंगे, व्यास के कारण इसको
पृथ्वी की भाग्नी यानी पृथ्वी की बहन कहा जाता है। आइए तीसरे ग्रह के बारे में हम पढ़ें। तीसरा जो ग्रह है वो है बृहस्पति। देखिए अभी हमने पृथ्वी को छोड़ा है, पृथ्वी को हम लास्ट में पढ़ेंगे। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटा लगता है और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। देखिए सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लग रहे हैं और सबसे कम समय जो है वह अपने अक्ष पर लगता है। किसको? जुपिटर को, बृहस्पति को। बृहस्पति के जो है उपग्रह में यदि हम बात करें तो ज्ञानीपीठ बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके अलावा बृहस्पति का रंग कैसा है? पीला है। नेक्स्ट मंगल ग्रह। दोस्तों मंगल ग्रह, मंगल यानी कि मार्स, इसे रेड प्लैनेट कहा जाता है, यानी कि इसका रंग कैसा है? लाल है। मंगल का रंग लाल क्यों है? क्योंकि मंगल ग्रह पर आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। यहाँ पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं। मंगल ग्रह की बात करें तो 2 ध्रुव हैं। इसका कक्षीय जो तली है यानी कि झुकाव है वो 25 डिग्री है, यानी कि 23.5 डिग्री हमारी पृथ्वी से भी ज़्यादा, जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होते हैं। देखिए पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होने का कारण क्या है? अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका होना। और मंगल ग्रह पर ऋतु परिवर्तन का कारण भी है कि उसका अक्षीय झुकाव जो है वो 25 डिग्री के लगभग होना। इसके अलावा इसके दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव भी पृथ्वी के समान ही है, यानी कि जो शनि ग्रह है वह अपनी धुरी पर 24 घंटे में घूम जाता है, यानी कि एक दिन पृथ्वी के 24 घंटे के बराबर होता है। इसके 2 उपग्रह हैं, एक है फोबोस, एक है डीमोस। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 687 दिन लगते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मैसी तथा सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, जो कि माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना बड़ा है, वह इसी ग्रह पर स्थित हैं। इसके अलावा दोस्तों मंगल ग्रह की यदि हम बात करें तो इस नोट में दिया हुआ है मार्स ओडिसी नामक एक कृत्रिम उपग्रह मंगल पर बर्फ छत्रकों तथा हिमशीतित जल की उपस्थिति की सूचना देता है। इसलिए पृथ्वी के अलावा यह एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना व्यक्त की जाती है। 6 अगस्त 2012 को नासा का मार्स क्यूरियोसिटी रोवर नामक अंतरिक्ष यान भी मंगल पर गेल क्रेटर नामक स्थान पर पहुंचा था। यह मंगल पर जीवन की संभावना तथा उसके वातावरण का अध्ययन आज भी कर रहा है। यदि हम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान की बात करें तो इसरो ने अपना मंगलयान, जिसे मार्स ऑर्बिट मिशन यानी कि मॉम कहा था, यह 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान, जिसे पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल कहा जाता है, प्रक्षेपित किया गया था। यह भारत का पहला अंतर्ग्रही अभियान था। इसरो सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम, नासा यूरोपियन अंतरिक्ष कार्यक्रम एजेंसी के बाद ऐसी चौथी एजेंसी है जिसने अपने से मंगल ग्रह के लिए अपना अंतरिक्ष यान भेजा हुआ है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो अगला जो ग्रह है वह है शनि ग्रह। दोस्तों शनि आकार में दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, यानी कि बृहस्पति जुपिटर के बाद। इसकी विशेषता है इसके तल के चारों ओर वलय का होना, यानी कि शनि के चारों ओर इस तरीके से कुछ वलय पाई जाती हैं। इन वलयों की संख्या कितनी है? 7 है। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। वैसे शनि को कहा जाता है कौन सा? काला ग्रह। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन का आकार जो है बुध के बराबर है और इसकी खोज 1665 में क्रिश्चियन हाइजोन द्वारा की गई थी। यह एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल है, यानी कि टाइटन का वायुमंडल पृथ्वी जैसा है। दोस्तों फोबे नामक शनि का उपग्रह इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। फोबे क्या है? एक शनि का उपग्रह है जो कि शनि की जो दिशा है कक्षा में घूमने की, उसके विपरीत दिशा में क्या कर रहा है? इसकी परिक्रमा कर रहा है, यानी कि बाकी जो सभी ग्रह हैं जिस दिशा में घूमते हैं उनके उपग्रह भी उसी दिशा में ही घूमते हैं।
इसका घनत्व सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है। शनि ग्रह का जो घनत्व है वह बहुत कम है, यानी इसे जल पर रखने पर भी यह तैरने लगेगा। एक ग्रह शनि ग्रह है, एक मैंने बताया था, यानी जिनका घनत्व जल से कम होता है उनकी बात करते हैं। तो शनि ग्रह है। अरुण, दोस्तों अगला ग्रह है अरुण। अरुण आकार का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसका तापमान होता है -215 डिग्री सेल्सियस। वैसे यदि हम बात करें सूर्य से जो दूर ग्रह हैं उनका तापमान बढ़ता जाता है। अरुण की खोज विलियम हर्शेल द्वारा की गई थी और इसके चारों ओर उन्होंने 5 वलय अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा का पता लगाया था। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जो कि मैं पहले ही बता चुका था, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्वी की ओर घूमते हैं। यहाँ सूर्योदय पश्चिम की ओर होता है और सूर्य जो डूबता है वो पूर्वी की ओर डूबता है। इसके सभी उपग्रह भी पृथ्वी के विपरीत दिशा में ही परिभ्रमण करते हैं, यानी कि जिस दिशा में, यानी कि जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है अरुण ग्रह, तो इसके सभी उपग्रह भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घूमेंगे। यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि अरुण ग्रह को कैसा कहा जाता है? लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो टाइटेनिया है। दोस्तों अंतिम जो ग्रह है वह है वरुण ग्रह। वरुण यानी कि सबसे दूरस्थ स्थित ग्रह, इसकी खोज जेहन गाले ने की थी 1846 में। नई खगोलीय व्यवस्था में यह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। इसका रंग हरे रंग का है क्योंकि इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन गैस के बादल छाए हुए होते हैं। इसके अलावा वरुण ग्रह के उपग्रहों की बात करें तो इसका सबसे प्रमुख जो उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह है, वो ट्रिटॉन है। तो दोस्तों इस तरीके से आज हमने सौर मंडल के 8 ग्रहों के बारे में पढ़ा। अगली क्लास में हमने अभी यहाँ पर पृथ्वी नहीं पड़ी हुई है, पृथ्वी, चंद्रमा तथा अन्य जो सौर मंडल के पिंड हैं उनकी क्लास हम आगे वीडियो में करेंगे, क्योंकि यह क्लास थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो का आप वेट कीजिए, सौर मंडल का सेकंड पार्ट, जिसमें हम पृथ्वी के महत्वपूर्ण पॉइंट्स को तथा ग्रह उपग्रह के घूर्णन काल और उनके परिक्रमण काल को पढ़ेंगे। तब तक के लिए दोस्तों हमसे जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आप सभी का धन्यवाद, आपसे विदा चाहूँगा। टेक केयर, बाय बाय।